नमस्कार, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर, और आज जो अपना टॉपिक है वह है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, और यह इसका प्रथम पाठ है। यह क्लास फर्स्ट है। गुट निरपेक्षता की क्लियर बच्चों। गुट निरपेक्षता के बारे में जनरली डिस्कस करें तो आपके सामने ये बातें हैं कि 1939 से लेकर 1946 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य। के मध्य युद्ध लड़ा गया था। लड़ने में क्या हुआ, जनरली जो इंग्लैंड, अमेरिका के जो देश थे उनके साथ जो लड़ रहे थे वह इस युद्ध में विजय हुए। इसमें रूस भी सम्मिलित था। क्लियर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र पर दो देश उभर कर सामने आए, अमेरिका और रूस, जिसे सोवियत रूस भी कहा जाता है। सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य अमेरिका, इन दोनों के मध्य शीत युद्ध का प्रचलन हो गया था, स्टार्ट हो गया था। दोनों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था। अतः विश्व के जो मानचित्र पर ये जो दो देश थे, इन्होंने विश्व के अन्य देशों को अपना सहयोगी बनाया, इन दोनों में। क्लियर। और शीत युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया था, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से जो युद्ध लड़ा गया था वह शीत युद्ध कहलाता था। यानी एक दूसरे को भाषा द्वारा, प्रचार द्वारा नीचा दिखाना आदि शीत युद्ध में आता है। अतः बगैर अस्त्र शस्त्र के लड़ा गया था। तो विश्व जो था उसको अलग अलग दो भागों में बांटने का काम कर दिया अमेरिका और रूस ने। इसमें भारत में नेहरू जी ने इन दोनों ही देशों को समर्थन नहीं दिया, इन दोनों ही गुटों को समर्थन नहीं दिया, अमेरिका गुट और रूस का गुट, इन दोनों को समर्थन नहीं दिया। और इन दोनों को समर्थन न देकर एक अलग से ही गुट निरपेक्ष नीति का अनुपालन किया या उसका चलन किया। इसके अंतर्गत ये हुआ, न अमेरिका को साथ देना न रूस को साथ देना। विश्व के शांति और सहयोग में एक नए गुट का निर्माण किया जो पंचशील सिद्धांतों पर आधारित था और दोनों ही देशों को समर्थन नहीं करता था। यही गुट निरपेक्ष आंदोलन है। धीरे धीरे गुट निरपेक्ष आंदोलन में अन्य देश भी जुड़े और आज भी ये गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जारी है। क्लियर। ये इसकी जो प्रारंभिक रूपरेखा है मैंने आपके सामने रखी है। यानी गुट में न अमेरिका गुट में भारत आया न रूस के गुट में भारत आया। उन्होंने अपनी गुट निरपेक्षता यानी इन दोनों गुटों से अलग तीसरे गुट का निर्माण किया जो शांति और सह अस्तित्व, अनाक्रमण, ये पंचशील के सिद्धांत पर आधारित था। और इसमें नेहरू, नासिर
टीटो, 3 जनों ने मिलकर इन गुट का निर्माण किया और इनकी संख्या 50-51 तक बाद में पहुंच गई थी। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने आपको द्वितीय युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने 2 गुट बनाए थे, उनके मध्य शीत युद्ध हुआ था। भारत ने इन दोनों ही गुटों का समर्थन नहीं किया और अलग से अपनी एक नीति का पालन किया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इसके थोड़ी सी बात आगे हम और इसकी विस्तृत चर्चा परिचर्चा करेंगे। चर्चा परिचर्चा जारी रहेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट का विशेष महत्व है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नव उदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना था एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। यानी नव उदित जो देश है उनकी स्वतंत्रता को रोकना, नए देशों की स्वतंत्रता को बनाए रखना और युद्ध की संभावनाओं को रोकना। इसका प्रमुख कार्य था। क्लियर? भावना को रोकना था। गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल कारण भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रख उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना। आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुट निरपेक्ष होने का दावा करने लगे। जहां 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या 25 से आज यह बढ़कर 50, 60, 70 और 120 तक पहुंच गई। आर्मेनिया, अजरबैजान, बोस्निया हर्जगोविना, ब्राज़ील, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया, अल सल्वाडोर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन और उरुग्वे आदि देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन के पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। कुल मिला के आज इसकी संख्या 120 और 120 से अधिक भी हो सकती है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी, उसका प्रमुख कारण था कि जो नव उदित देश है उनको जो ये शक्तिशाली साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी जो देश है यह किसी पर अपनी अधीनता न थोप दे या उनको स्वतंत्रता का हरण न कर ले, इसलिए एक तीसरे गुट का निर्माण हुआ जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसमें भारत प्रमुख अपनी भूमिका निभाता है। और दूसरी बात, ये जो युद्ध की संभावना होती है विश्व पे इसको रोकने का प्रयास करता है। क्लियर? गुट निरपेक्षता का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 विश्व विरोधी गुटों सोवियत गुट अमेरिकी गुट में विभाजित हो चुका था और दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरिकी गुट एशिया के नव उदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाए, क्योंकि रूस एशिया में ही पड़ता था। अतः अमेरिका चाहता था कि एशिया के जो नवोदित राष्ट्र है उन पर किसी प्रकार दबाव डालकर उनको अपने पक्ष में किया जाए और रूस की जो स्थिति है उसको नीचे लाया जाए। लेकिन एशिया में अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबाजी में विश्वास नहीं करते थे। यानी एशिया के जो एशिया महाद्वीप है, वहाँ के जो देश है, वहाँ के जो लोग हैं, वह किसी गुटबाजी में विश्वास नहीं करते हैं। जो सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों का स्वीकार करते हैं, वह अपने किसी वाद के साथ संबंध नहीं करना चाहते। यानी ये जो लोग हैं वो किसी भी वाद के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं करना चाहते।
और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति, थर्ड पावर हो सकते हैं, जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल, संतुलित और परिणित करने के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते हैं। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षता एशिया के नव जागरण की प्रमुख विशेषता थी। गुट निरपेक्षता यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यह गुट निरपेक्षता नीति थी और यह नव जागरण का प्रतीक थी, इसकी प्रमुख विशेषता थी। सन 1947 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत ने इस नीति का पालन करना शुरू किया। इसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए, वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन करना शुरू कर दिया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, यानी भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इन्होंने मिलकर गुट निरपेक्ष नीति का स्टार्टिंग किया और तीसरी अवधारणा को मजबूत बनाया। शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक कठोर उत्प्रेरक का कार्य किया। लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य में से स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्र के लिए असुविधाजनक की स्थिति थी। यानी जो ये नए देश जो स्वतंत्र हुए थे वो लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे और अब वह नए गुट में शामिल होकर वापस अपनी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करना चाहते थे। अतः उनके लिए यह हानिकारक और असुविधाजनक भी हो सकती थी स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी ही भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो। क्षमता स्तर पर किसी तरह राष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र भूमिका अर्जित कर पाना एक भागीरथी प्रयत्न था। यानी यह एक बहुत मुश्किल वाला काम था जिसकी संभावनाएं भी अत्यधिक संदिग्ध बनती थी। अतः आत्मसम्मान की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी अपितु आवश्यक भी थी। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुट निरपेक्ष की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। इस प्रक्रिया को शीत युद्ध के तात्कालिक राजनीतिक वातावरण ने गति प्रदान की। क्लियर? यानी इस तरह एक नवीन गुट का उद्भव होना, उसकी जो कार्यविधि है, क्या यह सक्सेस होगा या यह सफलीभूत होगा, इसमें भी संदेह था। फिर भी यह दूर की ही वस्तु सही, किंतु लोगों ने इसको अपनाया और इसे सफल भी बनाया। जो शीत युद्ध में असंभव सी प्रतीत हो रही थी, किंतु शीत युद्ध ने इसको गति प्रदान की, क्योंकि वो नवोदित राष्ट्र इसमें शामिल, दोनों गुटों में शामिल होना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो लंबी गुलामी से जो स्वतंत्रता पाई थी वह उसको वापस गिरवी नहीं रखना चाहते थे। अतः यह एक भागीरथी प्रयत्न था नेहरू, नासिर, टीटो जी के द्वारा, जो उन्होंने विश्व पटल पर रखा और बहुत से लोगों ने इसका समर्थन किया और विश्व के जो दो गुट थे, सोवियत गुट और अमेरिकी गुट, दोनों का ही इन्होंने समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषाएं। क्लियर बच्चों? ये आपके सामने अब गुट निरपेक्षता के अर्थ और उसकी परिभाषाएं, उसका भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति पिछले 4 दशक से चली आ रही है। यानी भारत जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद से ही ये नीति चली आ रही है। यानी 4 दशक हो गए, 40 साल से ज़्यादा हो गए। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व का एक संगठन है, उसमें अमूमन विश्व के सभी जो देश है वो उनके सदस्य हैं। उनके 2/3 देश भी गुट निरपेक्षता नीति का संचालन कर रहे हैं, इसमें शामिल हैं।
फिर भी यह नहीं मान सकते कि जिन जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है, ये सब गुट निरपेक्षता को सही सही अर्थ समझते हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि गुट निरपेक्षता देशों में अब भी गुट निरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में भरपूर भ्रांतियाँ फैली है। यानी जो इसके सदस्य हैं या बने हैं, बहुत से लोगों के मन में आज भी भ्रांतियाँ विद्यमान हैं। द्वितीय, गुट निरपेक्ष देशों की संख्या में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि के कारण गुट निरपेक्षता के सही सही अर्थ और अभिप्राय के प्रश्न पर खासे मतभेद पैदा हो गए। हालांकि ये मतभेद इस तरह के हैं कि उसके किसी एक पक्ष की इतनी प्रमुखता दी जाए। जहां गुट निरपेक्षता का एक सामान्य मंच है, वहां प्रत्येक गुट निरपेक्ष देश का अपना वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय मंच भी है, जिस सामान्य मंच से अलग पहचाना जा सकता है। मानो प्रत्येक गुट निरपेक्ष देश एक के साथ भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा हो, विश्व स्तर पर, वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय स्तर पर। यानी विश्व के सभी जो देश है वो वैयक्तिक स्तर या क्षेत्रीय क्षेत्र पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। गुट निरपेक्षता शब्द जिस शब्द अथवा दृष्टिकोण का द्योतक बन गया है, उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं है और न सबसे संतोषजनक शब्द है। यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू जी ने गढ़ा था और वे इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इस शब्द में प्रकटतः एक निषेधात्मक ध्वनि गुट निरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, असाम्यता, तटस्थता, तटस्थवाद, सकारात्मक तटस्थता, सकारात्मक तटस्थवाद, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र और सक्रिय और शांतिपूर्ण सक्रिय सहअस्तित्व भी कहा जाता है। यानी ये गुट निरपेक्षता के भिन्न भिन्न अर्थ लिए जाते हैं और इन शब्दों की व्याख्या की जाती है। कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. राजन के अनुसार इसमें से कुछ शब्द और शब्दबंद तो केवल अर्धजाल के द्योतक है और यह जाल गुट निरपेक्षता के एक आलोचक ने बुना है। अन्य या तो इससे सहानुभूति नहीं रही या इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यानी ये जो शब्द गढ़े हैं वो एक किसी आलोचक ने गढ़े हैं, अन्यथा उसे इससे कोई सहानुभूति नहीं है और या उसे पूरी जानकारी नहीं है। भले ही कभी कभी गुट निरपेक्षता देशों के प्रवक्ता और उनके समर्थक भी उन शब्दों का प्रयोग में लाते हैं, भले ही ये जो नकारात्मक शब्द गढ़े गए हैं इनको उन गुट निरपेक्ष देशों के प्रवक्ता उपयोग में भी लाते हैं। जॉर्ज साइजनबर्गर ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की है और गुट निरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बताया है। ये 6 धारणाएं हैं: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। क्लियर? ये जो 6 शब्द हैं उनकी भी उन्होंने व्याख्या की है। इन्होंने गुट निरपेक्षता उपयुक्त सभी धारणाओं से भिन्न है, अतः यह मैत्री, संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। यानी गुट निरपेक्षता मैत्री, संधियों और गुटों से बाहर रहने की नीति है। यानी 2 गुट थे, उनसे बाहर रहने की नीति है। गुट निरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वह राष्ट्र गुट निरपेक्ष हो या गुट निरपेक्ष नहीं हो। यानी गुट निरपेक्ष सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार की बात करता है, चाहे वह उसका सदस्य हो अथवा नहीं हो। शीत युद्ध से पृथक्करण ही गुट निरपेक्षता का सार तत्व है। यानी शीत युद्ध से पृथक्करण, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय जो शीत युद्ध चल रहा था, उन दोनों से पृथक्करण ही शीत युद्ध का गुट निरपेक्षता का सार है। यानी शीत युद्ध से पृथक गुट निरपेक्षता का तत्व है और वही सार है। यानी दोनों देशों का दोनों संघों का समर्थन नहीं करना। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठे जाने या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संन्यास लेने की नहीं है। यानी गुट निरपेक्षता का मतलब यह है कि चुप्पी साध कर बैठ जाओ या दोनों से संन्यास लेकर बैठ जाओ, ऐसी बात इसमें नहीं है। बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं। यानी इस नीति के अंतर्गत जो स्वतंत्र राष्ट्र है उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण
से सक्रिय भाग लिया जा सकता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्णता के साथ इसमें सक्रिय भाग ले सकते हैं। यानी आपकी इच्छा हो तो किसी का समर्थन कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो उसका असमर्थन कर सकते हैं, यानी जो न्यायिक रूप से सही है उसका आप समर्थन कर सकते हैं गुटनिरपेक्ष नीति के अंतर्गत। 1961 में गुटनिरपेक्षता के 3 कर्णधार नेहरू, नासिर, टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए, यानी गुटनिरपेक्षता नीति के 5 जो आधार बिंदु है वो स्वीकार किए इन तीनों ने, नासिर, नेहरू, टीटो। पहला, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, यानी पहला वही देश इसका जो आधार बनेगा जो देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, यानी वो किसी गुट से संबंधित नहीं होगा। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करेगा, यानी वह अब जो अन्य देशों पर गुलाम बनाने की जो उपनिवेशवाद की जो प्रवृत्ति है उसका विरोध करेगा। तीसरा, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सैनिक सदस्य है नाटो, टीटो, सेंटो, इनका सदस्य नहीं बनेगा। सदस्य देश ने बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, यानी अगर कोई विश्व शक्ति है या गुटनिरपेक्षता में जो सोवियत संघ है या संयुक्त राज्य अमेरिका है उनसे किसी प्रकार का द्विपक्षीय समझौता न किया हो। पांचवा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत न दी हो, यानी इसका सदस्य वो और बनेगा जो एक आधार बिंदु रहेगा, यानी जो विश्व मानचित्र पर विश्व की शक्तियां हैं उनको यह अधिकार न दिया उन्होंने कि अपने यहाँ पर सैनिक अड्डा बना ले, यानी उनके देश में सैनिक अड्डा उनका हो, वो इसका सदस्य नहीं बन सकता या यह उसके आधार बिंदु पर खरा नहीं उतरेगा। अर्थात वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं, यानी इसके वही देश सदस्य होंगे जो स्वतंत्र नीति का पालन करता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतंत्रता से अस्तित्व बनाया हो, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करता हो, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हो, दूसरे शब्दों में एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर अलग रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव कम करने वाले, शांति समर्थक देश ही गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यानी शांति समर्थक और युद्ध न करने वाले लोग ही इसके सदस्य बन सकते हैं। अतः नेक्स्ट, अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता की शर्तें, यानी ये जो उसके आधार बिंदु थे, और नेक्स्ट इसके जो सदस्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी इनके सदस्यता की लेनी हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, यह बात अब स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शांति, सह अस्तित्व और स्वतंत्रता की बात करता है, जो विश्व के 2 गुटों में अलग अलग थलग रहने की, और इसकी जो आधार बिंदु है वो ये है कि वह देश युद्ध नीति का स्वतंत्रता का पालन करता हो, शांति और सह अस्तित्व की बात करता हो, अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो, या उनके देशों के जो सैनिक अड्डे हैं वो अपने देश में ना बने हों, आदि बातों का इसके आधार बिंदु है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे सदस्यता की शर्तें, यानी इसके जो देश सदस्य हैं वह किन किन शर्तों को पूरा करते हैं, इनके बारे में पढ़ें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मानदंड जून 1961 में काहिरा 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। बैठक में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाने के कारण मानदंड के संबंध में काफ़ी समझौता करना पड़ा, और अंततः इन मानदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए आमंत्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक सीमित समिति को सौंपा, जिन्होंने काहिरा में तैयारी बैठक में भाग लिया था। इन मानदंडों के अनुसार किसी भी गुटनिरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया व्यक्त कर सके तो उतना ही काफ़ी है। इस निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलनों का समर्थन करना चाहिए। किस हद तक और किस रूप में समर्थन हो, इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया, यानी कोई भी देश स्वतंत्र संचालन नीति का पालन करे अथवा नहीं करे, किंतु उसके मन में इस बात का होना चाहिए कि वे स्वाधीनता के समर्थन करे। अतः वह कहाँ तक करे इसको अपरिभाषित करके छोड़ दिया है। तीसरा, सैनिक मानदंड सैनिक संगठनों की सदस्यता से संबंधित है, अर्थात गुटनिरपेक्ष समझे जाने वाले किसी भी द्विपक्षीय सैनिक संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा, 5वां मानदंड यह है कि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता अथवा क्षेत्रीय सुरक्षा
संधि का सदस्य है तो वह समझौता या संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं की जानी चाहिए। यानी आपने अगर किसी से अपनी सुरक्षा के लिए किसी से संधि कर भी ली है तो जानबूझकर उसका संदर्भ बड़ा नहीं बनाना चाहिए या उसका नाम नहीं लेना चाहिए। इस हिसाब से मिस्र, इराक, सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में या तो सोवियत संघ से या अमेरिका के साथ समझौता किया था। साइप्रस, इथोपिया, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, सऊदी अरब ने भी किसी समय अपनी भूमि पर पश्चिमी सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी थी। आज तक गुट निरपेक्षता की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं की गई। फलस्वरूप हर शिखर सम्मेलन में दिए गए सदस्यों को सम्मेलन शामिल करने के लिए कुछ पुराने सदस्यों के बने रहने पर ही हल्ला मचता है। सम्मेलन की प्रमुख देश विभिन्न प्रकार के दबाव होते हैं और दूरगामी प्रभावों की चिंता किए बगैर तदर्थ निर्णय लिया करते हैं। कुल मिलाकर सामान्य मानदंड यही है कि रह गया कि सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश सोवियत अथवा अमेरिकी गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी इसके जो सदस्य की शर्तें हैं वह बस इतनी सी है कि न तो आप अमेरिका के सदस्य हैं, न आप सोवियत संघ के सदस्य, रूस के सदस्य हैं, बस इतना ही काफ़ी है। इस संबंध में डॉक्टर वेद प्रकाश लिखते हैं, इस आंदोलन के सामने बड़ी समस्या तो यह है कि उसके पास अपने नाम की परिभाषा नहीं है। यह रोचक तथ्य है, बहुत कम लोगों को मालूम है। इस आंदोलन के चलते चलते 6 दशक बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसका यही कहने की स्थिति में नहीं है कि गुट निरपेक्षता की सर्वसम्मत परिभाषा यह है कि गुट निरपेक्षता की परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू के बयानों और भाषणों के कुछ टुकड़ों को बताते हैं। यही काम जब यूगोस्लाविया के विद्वानों को करना होता है तो वह मार्शल टीटो की युक्तियों का सहारा लेते हैं। नासिर, नेहरू, टीटो के बयानों से गुट निरपेक्षता विभिन्न आयाम तो आवश्यक निर्धारित होते हैं, लेकिन समग्र रूप में उसका निरूपण नहीं होता। यानी ये जो तीनों हैं, इनकी जो भाषण है, इनका जो मत है वह बताता तो है पर पूर्ण तरह से परिभाषित नहीं कर पाता, ये बात स्पष्ट है। यानी गुट निरपेक्षता जो आंदोलन है उसकी कोई खुद की परिभाषा नहीं है। गुट निरपेक्षता की परिभाषा को कुछ राष्ट्र गोलमाल क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए कि इस आंदोलन के बिना किसी रुकावट के हर तरह के राष्ट्रों को शामिल कर लिया जाए। इसमें वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने अपनी अपनी ज़मीन पर महाशक्तियों को सैनिक अड्डा बनाने दिए हैं, और वे राष्ट्र भी आ जाएं जो सैनिक गठबंधनों के सदस्य रहे हैं। वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने महाशक्तियों के साथ सैनिक समझौते कर रखे हैं। वे राष्ट्र भी आ जाएं जो शस्त्रों की अंधाधुंध दौड़ में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता गिरवी रख रखी हो, वे भी आ जाएं। दूसरे शब्दों में गुट निरपेक्ष आंदोलन को परिभाषा विहीन बनाकर चरित्रहीन करने की व्यूहरचना बहुत हद तक सफल हो रही है। यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसकी कोई परिभाषा नहीं गई और इसमें सभी देशों को इस पर शामिल कर लिया। बस जनरली जो परिभाषा थी कि अमेरिका और रूस दोनों ही गुटों में शामिल न किया जाए, किंतु वह भी आगे चलकर परिवर्तित हो गए और सभी देशों को इसका सदस्य बनाने के लिए कोई विशेष प्रकार के नियम, कायदे, कानूनों की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट अगला गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसको प्रोत्साहन देने के कारण, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों बना, इसके रीज़न बताए जाते हैं। तो आप इसके बारे में देखेंगे। ये गुट निरपेक्षता की सदस्य आपने पढ़ ली। अब नेक्स्ट उसको प्रोत्साहन देने वाले कारण। कई देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुट निरपेक्षता क्यों अपनाते हैं? द्वितीय महायुद्ध के पश्चात गुट निरपेक्षता के अभ्युदय के यह कारण भी बताए जाते हैं। पहला, शीत युद्ध, यानी गुट निरपेक्ष नीति के उदय के कारण। यानी गुट निरपेक्षता का उदय क्यों हुआ, इसके कारण या कारक तत्व। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुए। इन दोनों पक्षों ने तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध और कटु वाग्बाणों का आरोप की वर्षा करने लगे। यानी एक दूसरे के प्रति जो मतभेद थे अमेरिका और रूस के मध्य, वो इतने बढ़ गए कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने खूब कहा और शब्दों के बाण चलाए।
यह कहना उचित होगा कि गोला बारूद के गोलों में गोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक संघर्ष के नए होते हुए भी कागजों के गोले, अखबारों से लड़े जाने वाले पारस्परिक विरोधी राजनीतिक प्रसार का तुमुल संग्राम छिड़ गया। यानी कागजों के गोलों से, अखबारों से जो चलने वाला युद्ध है वो चल पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्र ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय लिया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुट निरपेक्षता के नाम से जानी गई। यानी शीत युद्ध की वजह से गुट निरपेक्ष नीति का उद्भव हुआ। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देशों के मध्य शब्दों के बाण चले, अतः उनमें यह बाण बहुत ऊंचे स्तर पर चल गए, एक दूसरे को नीचा दिखाया उन्होंने, और कागजों, अखबारों, गोलों से ये युद्ध लड़ा गया। अतः नव जो स्वतंत्र देश थे वह न अमेरिका में शामिल हुए न रूस में शामिल हुए। अतः उन्होंने एक तीसरी नीति का अनुपालन किया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया या उसका कारण बनी। अगला है मनोवैज्ञानिक विवशता। मनोवैज्ञानिक विवशता क्लियर। नवोदित राष्ट्रों के गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक विशेषता थी, यह कि वह केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो बल्कि शक्तियों के प्रभाव या प्रभुत्व के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत भी हों। उन्होंने महसूस किया कि वे गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और जब भी किसी अवशिष्ट प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने पड़े तो वह कार्यवाही करनी पड़े जाए, यही वे नीति और कार्यवाही स्वतंत्रता के व्यवहारिक रूप में और दृढ़तापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं। उन्हें लगा कि दृष्टिकोण की भूमिका के कारण उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से व्याप्त राष्ट्र, समाज और छोटे देशों विश्व युद्ध में पहले कभी प्राप्त नहीं हुई। यानी उनके मन में एक मनोवैज्ञानिक कारण यह था कि वह दोनों देशों से अलग होकर एक स्वतंत्रता वाली बात रखेंगे और इसीलिए वह इस गुट में शामिल हुए। अतः उन्होंने इस तरह की बात कही कि हम मनोवैज्ञानिक कारण था, इस वजह से इन दोनों देशों के साथ में होकर एक अलग से गुट में शामिल हुए। जैसे वापस देखिए, नवोदित राष्ट्र के गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा मुख्य कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। वह केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त भी प्रतीत हो। यानी जो नए नवोदित जो देश थे वह स्वतंत्र हो गए तो वह वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र होना चाहते थे। अतः वह जो अन्य महाशक्तियां हैं उनके प्रभाव में नहीं आना चाहते थे, वह स्वयं को स्वतंत्र दिखाना चाहते थे। उनमें मन में यही था कि हम स्वतंत्र हैं, हम नहीं किसी देश के पिछलग्गू हैं। अतः यह एक मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता है। बल्कि स्वतंत्र शक्तियों के प्रभाव या प्रभुत्व के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत हो। उन्होंने महसूस किया कि गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके अब भी किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्यवाही करनी पड़े तो वह इस नीति कार्यवाही की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से दृढ़तापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्र इच्छा को प्रमाणित कर सकते हैं। यानी उनको अगर किसी के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़े, अपने विचार देने पड़े तो वह गुट निरपेक्षता के माध्यम से ही यह काम कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं। उन्हें लगा कि दृष्टिकोण और भूमिका के कारण उन्हें व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से व्याप्त राष्ट्र समाज में छोटे दूसरे देशों को पहले कभी नहीं प्राप्त हुई। यानी वे जो छोटे देश थे उनको गुट निरपेक्षता में आने पर वही स्थिति प्राप्त हो गई जो पहले किसी शक्तियों के पीछे लगने से प्राप्त नहीं हो सकती थी। गुट निरपेक्षता में आने से वह अपने विचारों की स्वतंत्रता प्रदान कर सकते थे। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में उन देशों की भी बात सुनी जाती थी जो छोटे हैं, कमजोर हैं। यानी अब वह देश भी यह समझने लगे कि मनोवैज्ञानिक कारण था उनके मन में
कि हम ऐसे देशों के पिछलग्गू भी नहीं बनेंगे जो हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता को नष्ट कर दे, हमारे विचारों को प्रदान करने की शक्ति को नष्ट कर दे। अतः हम गुट निरपेक्षता में वह चीज़, वो मनोवैज्ञानिक कारण दिखाई दिया उनको कि इस मंच पर आकर हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो नीति है और किसी देश का अगर विरोध है, अपने जो स्वतंत्र विचार है वो इस मंच पर आके हम पूरा कर सकते हैं। अतः उन्होंने गुट निरपेक्षता में आने का यह मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता है। क्लियर? आपके समझ में आ गया होगा कि छोटे देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना गुट निरपेक्षता नीति में हो रहा था। अतः इन देशों पर मनोवैज्ञानिक कारण पड़ा, भावनात्मक इससे जुड़ा हुआ और वह देश इसके अंदर आए और इसको समर्थन दिया। यानी इसमें वह किसी देश की पिछलग्गू नहीं थे, न ही उनके गुलाम थे। अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि एक मनोवैज्ञानिक कारण ही था जिसकी वजह से गुट निरपेक्ष नीति में देशों की संख्या बढ़ती 120 से ज़्यादा हो गई। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा गुट निरपेक्षता का अर्थ, उसके कारक, उसके संस्थापक। गुट निरपेक्षता में 3 संस्थापक थे, जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। इन्होंने गुट निरपेक्षता की जो अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, उसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। गुट निरपेक्षता असंलग्नता, अप्रतिबद्धता आदि बातों का उसमें समावेश किया गया है। नेक्स्ट, इसके जो सदस्य हैं वो दोनों गुटों के सदस्य न हों किंतु वह बाद में शामिल हो सकते थे, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। और नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो उदय के कारण हैं उनमें हमने 2 पढ़ा था। शीत युद्ध, यानी अमेरिका और रूस के मध्य जो शीत युद्ध हुआ था, उन दोनों के सदस्य, इन दोनों कोई राष्ट्र इन दोनों के साथ न हो और वह स्वतंत्र और सहअस्तित्व की बात करता है तो वह गुट निरपेक्षता में आ सकता है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक कारण और व्यवस्था, यानी मनोवैज्ञानिक कारण यह था छोटे देश अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना चाहते थे। अतः उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉन अलाइंड मूवमेंट ने वह मंच दिया जिससे वह अपने विचारों की स्वतंत्रता, सहअस्तित्वता, स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आदि को विस्तृत रूप में यहाँ पर आकर अपना प्रदर्शन कर सकते थे। अतः मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से भी ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की गई। इसके जो प्रोत्साहन देने वाले कारक हैं, उदय के जो कारण हैं, इनकी हम विस्तृत परिचर्चा अगली क्लास में भी जारी रहेंगे। आप इस क्लास को निरंतर देखिएगा और समझिएगा। क्लियर? इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।